नमस्कार साथियों, मैं मास्टर विनोद सर हाजिर हूँ एक और नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। देखिए, आज हम बात करेंगे गुहिल वंश के बारे में, यानी संसार का सबसे प्राचीनतम जो राजवंश है गुहिल वंश, जो मेवाड़ में स्थापित हुआ था, उस वंश के बारे में हम आप लोगों से बात करेंगे। आप लोगों को देखना है या आपको समझना है कि जितने भी शासक हुए हैं आज तक के इतिहास में मेवाड़ वंश में, उन सभी शासकों की हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक पेश करेंगे और आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आप लोग देखेंगे, रियासत थी मेवाड़। कौन सी रियासत थी? मेवाड़। मेवाड़ रियासत, जो मेवाड़ रियासत थी, ये रियासत महाभारत काल में किस क्षेत्र में आती थी? एक तो आपको ये समझना, थोड़ा सा एक बार क्लियर हो जाएगा, फिर आप आगे देखेंगे। देखिए, जो मेवाड़ रियासत थी, ये उस समय महाजनपद का अंग थी। जो महाजनपद है, महाजनपद, और वो है सिवी। कौन सा? सिवी जो महाजनपद था, उसका ये क्या थी? अंग मानी गई थी। और सिवी जो जनपद था, इसकी जो राजधानी थी वो थी मध्यमिका। मध्यमिका, कई बार ये प्रश्न मध्यमिका भी मिलता है। और साथियों, वर्तमान में इसे नगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नगरी। और नगरी कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। ये इसकी कभी राजधानी रहा करती थी। यानी जो सीवी महाजनपद था, उसके अंतर्गत ये मेवाड़ जो रियासत थी, ये पहले आती थी। जो जनपद था, जो सीवी जो महाजनपद था, इसके अंतर्गत ये आती थी। आप लोग देख रहे हैं, इसकी राजधानी क्या रही थी? नगरी रही थी, जिसे मध्यमिका बोला गया था। ये भी कई बार पेपर में प्रश्न पूछा गया, आपको ध्यान से समझना होगा और सुनना होगा। अब आप लोग देखेंगे कि जो मेवाड़ है, इससे संस्कृत में मेदपाट, क्या कहा गया था? मेदपाट कहा गया। और इसी को हिंदी में क्या कहेंगे? प्रागवाट। देखिए, इसे मेदपाट संस्कृत में, तथा हिंदी में इसे प्रागवाट कहा गया था। किसको? मेवाड़ को। मेवाड़ में मुसलमानों की अधिकता थी, यानी मेव जाति की। किसकी? जो मेव जाति थी, मेव जाति की अधिकता के कारण इस क्षेत्र को मेवाड़ कहा गया था। क्या कहा गया था? मेवाड़ कहा गया था। अब आपको देखना है, इस पर जो स्थापित जो राजवंश था, उसका नाम है गुहिल वंश। कौन सा वंश है? गुहिल वंश। जो ये गुहिल वंश है, ये वंश कहाँ से आया था, इसका हम आपको तथ्यात्मक वीडियो पेश करेंगे। आपको स्पष्टली बताएंगे, समझाएंगे कि ये गुहिल कहाँ से आया था, ये कौन था, ये कहाँ से आया था, कौन था, इसके बारे में आपको समझना होगा। और ये गुहिल जो शासक हैं, ये आपको सूर्यवंशी मानते थे। क्या मानते थे? सूर्यवंशी। क्या मानते थे? सूर्यवंशी। आप लोगों को पता होगा, जो गुहिल वंश है वो अपने आप को हिंदुआ सूरज कहते थे। क्या कहते थे? हिंदुआ सूरज। क्या कहते थे? हिंदुआ सूरज कहते थे, ठीक है, या हिंदुआ सूर्य कहते थे, हिंदुआ सूरज कहते थे अपने आप को। ये आपको थोड़ा सा समझना होगा। तो ये मैं आपको एक तथ्यात्मक तरीके से बता रहा हूँ कि क्यों, कैसे इनको राम का वंशज माना गया था। राम के बेटे जो कुश थे, कुश का वंशज किस तरह माना गया है, तो वो आपको थोड़ा देखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए आप, ठीक है। देखिए, इधर देखिए, एक व्यक्ति हैं, वो उनका नाम है विवस्वान। क्या नाम है? विवस्वान है। इसकी उत्पत्ति मानी जाती है सूर्य से। किससे? सूर्य से। विवस्वान की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? सूर्य से। ऐसा बताया जाता है, जो विवस्वान था, इसी राजवंश में एक नए राजा ने जन्म लिया था। नाम था राजा दशरथ। क्या नाम था? दशरथ। राजा दशरथ था। इस विवस्वान जो था वो सूर्यवंशी था, सूर्य से उत्पन्न माना गया था। और जो विवस्वान था, विवस्वान का जो था, ये अगली पीढ़ी में दशरथ नाम का राजा हुआ था, इसी पीढ़ी में। तो दशरथ का पुत्र था राम। कौन था? राम। और राम के कितने पुत्र हुए थे? 2। एक का नाम लव और एक का नाम कुश। जो कुश हुआ था, कौन सा हुआ था? कुश हुआ था। ऐसा बताया जाता है, कुश का 108वीं संतान, कुश की 108वीं पीढ़ी मान लीजिए, या पीढ़ी, या इसे संतान मान लीजिए। यानी कुश की 108वीं पीढ़ी का एक व्यक्ति हुआ था, उसका नाम है विजयभूप। क्या नाम है? विजयभूप। कौन था? विजयभूप। यानी विजयभूप था। एक बार फिर से समझ लीजिए, विवस्वान नाम का कोई राजा हुआ था, जो सूर्य से उत्पन्न माना गया था, व्यक्ति था। और जो विवस्वान है, इसी कुल में जन्मा था दशरथ। दशरथ के पुत्र थे राम, और राम के 2 पुत्र हुए थे लव और कुश। जो कुश था, कुश के वंशज जो रहे हैं, वो क्या है? 108वीं जो पीढ़ी है, उसका एक व्यक्ति है विजयभूप। इसने क्या है, जो यहाँ से लेकर के और विजयभूप तक इन लोगों की जो राजधानी रही थी, वो रही थी अयोध्या। क्या रही थी?
अयोध्या, क्या रही थी? अयोध्या, अयोध्या रही थी। अब ये ऐसा बताया जाता है कि जो आप लोग देखिए इस तरह से भारत का जो मैप है, ये जो दक्षिणी भारत है, इधर आप देखेंगे तो ये गुजरात वाला क्षेत्र था। कौन सा? गुजरात। और यहाँ पर एक क्षेत्र है वल्लभी, वल्लभी, जो वल्लभी नामक जो क्षेत्र था, इस वल्लभी पर क्या है, विजय भूप ने क्या कर लिया था, अपना विस्तार कर लिया था और इसे अपनी क्या बना लिया था, राजधानी, यानी अपनी कैपिटल बना लिया था, राजधानी बना लिया था। आप लोग देख रहे हैं जो विजय भूप है वो कहाँ से आया था? विवस्वान नाम के राजा राजवंश से चला आ रहा है ये। और ये कहाँ से आए थे? अयोध्या से आए थे। और अयोध्या से आकर के इन्होंने अपना जो विस्तार किया था वो वल्लभी में कर लिया था। और वल्लभी कहाँ आता है? गुजरात में। आप लोग देखेंगे जो वल्लभी नामक स्थान है, यहाँ पर इनकी छठवीं संतान, कौन सी? छठवीं पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी? छठवीं पीढ़ी में एक व्यक्ति हुआ था, उसका नाम है शिलादित्य। क्या नाम था? शिलादित्य। आप लोग देख रहे हैं जो शिलादित्य था वो था इसकी छठवीं पीढ़ी, यानी विजय भूप की छठवीं पीढ़ी में एक शिलादित्य नाम का व्यक्ति था जो वल्लभी में राज किया करता था। आप लोग देख रहे हैं इसके बाद में राजस्थान शुरू हो जाता है। राजस्थान में भी यहाँ पर क्या है? माउंट आबू है। माउंट आबू, माउंट आबू देखिए, माउंट आबू यानी आबू के परमार शासक, आबू के जो परमार शासक थे, और आबू के परमार शासक की जो पुत्री थी उसका नाम है पुष्पावती। क्या नाम है? पुष्पावती। और पुष्पावती के साथ इनका क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है। क्या हो जाता है? विवाह। ये विवाह हो गया। किसके साथ हुआ इनका विवाह? यानी माउंट आबू के परमार शासक की पुत्री पुष्पावती के साथ शिलादित्य का विवाह हो जाता है। ऐसा बताया जाता है कि जो शिलादित्य होता है इनके पास बेटियां ही बेटियां होती हैं, लड़का नहीं था। लिहाजा आप समझेंगे तो इनके पास 6 पुत्रियां थीं। कितनी पुत्रियां थी? 6। तो इनको लगा था जो 6 पुत्रियां थी तो ये सोच रही थी कि हमें भी कोई पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो ये पुत्र की प्राप्ति के लिए मनौती मांगने के लिए अपने पीहर चली गई थी। पीहर का मतलब आप जान रहे हैं इस बात को कि अपने गाँव चली गई थी। कहाँ चली गई थी? गाँव चली गई थी। और यहाँ पर क्या था? एक मंदिर है। और मंदिर किसका है? अर्बुदा देवी का। देखिए आपने ये अर्बुदा या अर्बुदा देवी का मंदिर सुना होगा, जिसे थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। सुना होगा आप लोगों ने, इसे वैष्णो देवी कहा जाता है, थार की। तो ये जो अर्बुदा देवी का मंदिर था, और इस मंदिर पर मनौती मांगने के लिए चली गई थी कि कोई पुत्र हमें भी प्राप्त हो जाए। तो साथियों बताया जाता है कि यहाँ पर शिलादित्य के ऊपर इसी समय अरबों ने आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था? अरबों ने। अरबों ने आक्रमण किया। जब अरबों ने आक्रमण किया था तो उसमें शिलादित्य का क्या है? खात्मा हो गया था। शिलादित्य की मृत्यु हो गई थी। आप लोग देख रहे हैं जो पुष्पावती वो अपने इस समय कहाँ पे थी? मायके में थी। और मायके में भी वो मन्नत मांगने गई हुई थी। यहाँ पर आप लोग इसे समझेंगे थोड़ा सा, तो पहले औरतों के साथ काफ़ी अत्याचार भी हुआ करता था, या औरतें उस समय क्या होती थी? सती होती थी। अपने पति की मृत्यु के बाद क्या होती थी? सती होती थी। सती होने के भी नियम थे। अगर कोई पति मरता है तो पत्नी को क्या है? सती होना पड़ेगा। सती होना पड़ेगा। लेकिन अगर उसके कुख में कोई बच्चा पल रहा है, पुत्र पल रहा है या पुत्री पल रही है, गर्भवती जिसे बोलते हैं, अगर कोई महिला गर्भवती है, कैसी है? गर्भवती है, तो वो सती नहीं होगी। ये नियम था। अगर कोई महिला गर्भवती है तो वो सती नहीं होगी। और अगर वो औरत विधवा हो गई है तो वो अपने पिता के घर पर नहीं रहेगी। एक बहुत बड़ी कठोर तपस्या करनी थी इस समय पुष्पावती जी को। तो बताया जाता है कि माउंट आबू के बीच और वल्लभी नगर के बीच यहाँ पर एक स्थान था, इसे वीरनगर बोला गया था। क्या बोला गया था? वीरनगर। जो वीरनगर बोला गया था, तो वीरनगर में एक कमलावती नाम की औरत रहती थी। कौन रहती थी? कमलावती। कमलावती नाम की एक औरत यानी विधवा रहती थी। और ये विधवा थी, इसके पास ये ठहर गई थी। तो यहीं पर इसने एक बच्चे को जन्म दिया था। यानी कमलावती नाम की जो औरत थी, जो बेवा थी, जो विधवा थी, इसके यहाँ पर और पुष्पवती ने एक पुत्र को जन्म दिया था। किसको दिया था? पुत्र को। तो ये कमलावती लोक लाज के खातिर, लोक लाज के नाते ये इस पुत्र को गुफाओं में छुपा छुपा कर रखती थी, ताकि किसी को ये ना पता लग जाए कि विधवाओं के पास कहाँ से बच्चा आ गया। तो आप लोगों में याद दिला दूं, गुफाओं में इसे छुपा के रखती थी। कहाँ रखती थी? गुफाओं में। जब गुफाओं में इसे छुपा के रखती थी तो इसका नाम इन्होंने गुहिल रख दिया था। धीरे धीरे क्या रख दिया था? गुहिल रख दिया था। क्या रख दिया साथियों? गुहिल रख दिया था। बताया जाता है कि
जैसे इसका जन्म देने के बाद में इसकी जो माँ थी पुष्पावती, और ये क्या है, सती हो जाती है। क्या हो जाती है? सती हो जाती है। तो ये अपने पति का धर्म भी निभाती है, और जब तक इसके बच्चा पेट में था तो ये मरी भी नहीं थी, और ये अपने पिता के घर भी नहीं रहती। तो बीच में ये वीरनगर में कमलावती के पास रहती थी, और यहीं पर आप लोगों को पता होगा गुहिल था, इसे पाला गया था। तो आप लोगों को पता होगा कि गुहिल की जो धाय माँ है वो कमलावती है। कौन है? कमलावती है। और इधर इसकी खुद की माँ थी, वो थी पुष्पावती। तो साथियों आप लोग इसे एक बार ढंग से इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इसे अच्छे से लिख लीजिए। आप मेरे हिसाब से आप इसे अच्छी तरह से कॉपी में, नोटबुक में नोट कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहीं से ये कहानी स्टार्ट होती है। अब इसे मैं एक बार इरेज कर रहा हूं और फिर आपके सामने पेश हो रहा हूं। देखना, इसे आपको समझ में आएगा पूरी तरह से। देखिए तो अब आपको पता लगा होगा इस राजवंश को हिंदुआ सूरज कहा जाता है, क्योंकि ये भगवान राम या दशरथ के वंशज माने जा रहे हैं। कहीं न कहीं आप लोगों को पता होगा, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो अब आप देखेंगे मेवाड़ जो रियासत थी, इसमें वंश है गुहिल वंश। कौन सा वंश है? गुहिल, गहलोत। आगे चलकर के इसे सिसोदिया वंश के नाम से भी जाना जाएगा, लेकिन आपको यही समझना है। इसमें पहला एक शासक है, उस शासक का नाम आप एक बार यहां देखिए। नंबर 1 शासक है, इसका नाम गुहिल। क्या नाम है? गुहिल या गुहादित्य। गुहादित्य ये नाम है। अब आपको ये समझना होगा कि ये कहां से आया था, कैसे आया था। ये तो आपको पता लग गया था कि बल्लवी के राजा शिलादित्य का ये पुत्र था, और पुष्पवती इसकी मां का नाम था। तो मैं इसकी थोड़ा सा विवरण लिख देता हूं। विवरण क्या है, अब आप देखिए। इसके पिता का नाम था, पिता शिलादित्य। शिलादित्य, जो शिलादित्य है वो कहाँ का राजा था? वल्लभी का। कहाँ का राजा है? वल्लभी। वल्लभी का राजा है। वल्लभी जो गुजरात माता है एक। दूसरा देखिए इनकी माता का नाम, माता का नाम है पुष्पावती। पुष्पावती, जो पुष्पावती हैं ये कहाँ के राजा की बेटी थी? ये थी देखिए आबू के राजा की, आबू राजा की राजकुमारी। राजकुमारी थी। आप लोग देखेंगे आबू के राजा की राजकुमारी थी ये। अब इसकी देखिए तीसरे पॉइंट पे देखिए धाय माँ। क्या थी इसकी? धाय माँ, यानी इसका लालन पालन किसने किया था? धाय माँ। तो इसका लालन पालन किया था कमलावती ने। कमलावती ने इसका क्या है? लालन पालन किया था। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसे नोटेड द पॉइंट में नोट करते चलिए, आप अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। और वीडियो के अंत तक देखिए, और आप इसे शेयर करना ना भूलें, है ना। तो देखिए आपको पसंद आ रहा होगा निश्चित रूप से। अब आप देखिए गुहिल जो था, ये इसने जो इस वंश की स्थापना की थी वो भीलों के सहयोग से की थी। किस सहयोग से की थी? भीलों के सहयोग से। भीलों के सहयोग से इसने इस राजवंश की स्थापना की। अब जो भील थे, भीलों से इन्होंने कहा था कि मैं आपसे कभी भी आजीवन कर नहीं लूंगा, ऐसा कह करके, और भीलों का इन्होंने सहयोग जुटा लिया था। और यानी आने वाली तुम्हारी पीढ़ियों से भी कभी कर नहीं लिया जाएगा, यानी टैक्स वगैरह आपसे नहीं वसूला जाएगा। जो गुहिल था, गुहादित्य था, ये इस वंश के संस्थापक माने गए थे। क्या माने गए थे? संस्थापक के साथ इन्हें इनका मूल पुरुष, आदि पुरुष, देखिए हमने आपको बोला कि इसे संस्थापक, मूल पुरुष, आदि पुरुष यानी संस्थापक आदि नामों से जाना गया था। तो ये गुहिल था। तो गुहिल के बाद, इसके बाद ऐसा बताया जाता है कि इसके बाद जो 7वां व्यक्ति है, और उसका नाम है सातवां है महेंद्र द्वितीय। कौन था? मैं इधर ही समझा देता हूं आपको थोड़ा सा। महेंद्र द्वितीय, यानी इसके गुहिल के बाद में महेंद्र द्वितीय एक पुत्र था, जो ये 6वीं पीढ़ी का था, यानी 7वीं पीढ़ी का, सॉरी 7वीं पीढ़ी था ये, 7वीं पीढ़ी का। तो जो ये महेंद्र द्वितीय है, इसने क्या है, और भीलों से जबरन कर लेना शुरू कर दिया। जैसे भीलों से जबरन कर लेना शुरू किया था, तो भीलों ने उनको अपनी पुरानी बातें याद दिलाना शुरू कर दिया कि आपके पूर्वजों ने कभी हमसे ये वादा किया था, हमारे पूर्वजों से ये वादा किया था कि हम आपसे कभी कर नहीं लेंगे। तो बताया जाता है कि भीलों ने इस पर क्रोधित होकर के और इसकी हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी साथियों? महेंद्र द्वितीय की हत्या कर दी। हत्या कर देने के बाद में ऐसा बताया जाता है कि इसका पुत्र होता है जिसका नाम कालभोज है। क्या नाम है? कालभोज। जो कालभोज था ये छुपता हुआ घूम रहा था, और छुपते छुपते ये पहुंच गया हारित ऋषि के पास।
किसके पास पहुंच गया? हारित ऋषि के पास। जो हारित ऋषि था, इस ऋषि के आश्रम में ये चला गया और इस हारित ऋषि के आश्रम में ये गाय चराने का काम किया करता था। जो गाय थी, गाय चराने का काम किया करता था। बताया जाता है कि इसके समय में काफी लंबे समय तक इन्होंने गाय चराई थी। गाय चराते समय और हारित जो ऋषि थे, इनके आशीर्वाद से ये 734 ईस्वी को, कद देखिए 734 ईस्वी को, और ये हारित ऋषि के आशीर्वाद से और चित्तौड़ महल को जीतने में सफल हो गए थे। किसको? चित्तौड़गढ़ का जो महल है उसे जीतने में सफल हो गए थे। तो यहां पर इस समय राजा था मान मौर्य। मान मौर्य, ये मान मौर्य कौन है? यानी मौर्य राजा मान था। कौन था? मौर्य राजा मान था, और इससे ये इस दुर्ग को 734 ईस्वी में जीत लेता है। तो जब जीतने के तुरंत बाद एक स्थान है नागदा। क्या नाम है? नागदा। जो नागदा नामक स्थान था, और इस नागदा नामक स्थान को ये अपनी क्या बना लेता है? राजधानी बना लेता है। क्या बना लेता है? राजधानी। अब आप लोगों को पता लगा होगा, जो ये इसकी राजधानी थी, या जो ये गुहिल वंश था, गहलोत वंश था, इसकी जो प्रारंभिक राजधानी है वो नागदा होती है। नागदा एक स्थान है जो उदयपुर में आता है। आप लोगों को बता दूं, वर्तमान में ये इसकी क्या थी? राजधानी थी। और राजधानी किसने बनाया था? बप्पा रावल ने इसे 734 को ही इसे अपनी क्या बना लिया था? राजधानी बना लिया था। अब आप देखेंगे इसमें कि जो बप्पा रावल था, इसे इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक क्या माना जाता है? इसे वास्तविक संस्थापक माना गया इसको। किसका? यानी गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल था। अब आप देखेंगे नागदा में इसने कितने काम कराए थे वो आपको थोड़ा समझना है। देखिए, एक है एक लिंग महात्म्य का मंदिर। एक लिंग महात्म्य का मंदिर, यानी ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। यानी ये भगवान शिव जी का मंदिर था, और इसका निर्माण करवाया था इसने कैलाशपुरी में। कहाँ करवाया था? कैलाशपुरी में। कैलाशपुरी में क्या करवाया था इसने? कैलाशपुरी में एक लिंग महात्म्य में इनके जो इष्टदेव हुए हैं, किसके इष्टदेव हुए हैं? यानी गुहिल वंश के जो इष्टदेव हुए हैं, एक लिंग महात्म्य जी, एक लिंग का मंदिर इसने बनवाया था। और एक है नागदा उदयपुर में। नागदा जो उदयपुर में आता है, और यहीं पे इसने क्या किया था? सहस्त्र बाहु को बोलते हैं सास बहू का मंदिर। सास बहू का जो मंदिर था वो इसने यहां पर बनवाया था। आप लोग एक चीज और समझिए इसके थोड़ा सा, इसके लिए यहां का देखिए। क्या देखना है कि जो एक प्रशस्ति है, प्रशस्ति का नाम है रणकपुर प्रशस्ति। जो रणकपुर प्रशस्ति है वो कालभोज और बप्पा रावल को अलग अलग मानती है। क्या मानती है? कालभोज और बप्पा रावल। जबकि इतिहास में बप्पा रावल और कालभोज एक ही नाम है, जबकि रणकपुर जो प्रशस्ति है वो रणकपुर प्रशस्ति से अलग अलग बतलाती है। और आप लोगों को देखना होगा कि इसके लिए एक और नया शब्द मिला है कि जो कालभोज था या बप्पा की जो उपाधि है ये किसने दी थी? तो हारित ऋषि ने इसे बप्पा कहा था। क्या कहा था? बप्पा। हारित ऋषि ने इसको बप्पा की उपाधि दी थी। ये काफी अच्छा प्रश्न हो सकता है। यहां से आपको एक बार फिर समझना है कि जो कालभोज था वो 734 में हारित ऋषि के सहयोग से चित्तौड़ महल को जीतने में सफल हो गया था। मौर्य राजा मान से या मान मौर्य से जीतने में सफल हो गया था। नागदा इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। ये इनका वास्तविक या डेफिनेट संस्थापक माना गया है। नागदा उदयपुर में इन्होंने सहस्त्रबाहु यानी सास बहू का मंदिर बनवाया था। आप लोग देखेंगे एक लिंग महात्म्य का जो मंदिर है वो कैलाशपुरी में इसका निर्माण इसने करवाया था। तो इसके साथ में ऐसा बताया जाता है कि जो मान मौर्य शिलालेख है, कौन सा शिलालेख है? मान मौर्य जो शिलालेख है इसे कर्नल जेम्स टॉड, यानी मान मौर्य जो शिलालेख है उसे कर्नल जेम्स टॉड और इंग्लैंड ले जा रहे थे। कहाँ ले जा रहे थे? इंग्लैंड ले जा रहे थे। तब रास्ते में ऐसा लगा कि उनकी जहाज डूब रही है, तो उन्होंने उसे पानी में फेंक दिया था। ये भी कई बार प्रश्न पूछ जाता है कि कर्नल जेम्स टॉड द्वारा किस स्तंभ लेख को नदी पानी में फेंकवा दिया था या अरब सागर में फेंकवा दिया था? आप लोगों को पता होगा, उसका नाम है मान मौर्य शिलालेख। ठीक है साथियों, तो ये था बप्पा रावल के संबंध में एक छोटा सा वीडियो। तो हम बप्पा रावल के संबंध में थोड़ा और बात करेंगे, वो आप इस स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका और इसे देख लीजिए एक बार। ठीक है, हाँ।
देखिए एक इतिहासकार हुए हैं सीवी चार्ल्स। सीवी चार्ल्स यानी सीवी चार्ल्स ने इसे चार्ल्स मार्ट कहा है। क्या कहा है इसे? सीवी वैद्य है इसका नाम। देखिए एक बार फिर से मैं लिख रहा हूं इसे, क्षमा चाहूंगा आप लोगों से। देखिए सीवी वैद्य, क्या नाम है? सीवी वैद्य। सीवी वैद्य ने इसे चार्ल्स मार्ट यानी इसे चार्ल्स मार्ट की उपाधि से नवाजा था। किसको? बप्पा रावल को। क्यों नवाजा था? क्योंकि ऐसा बताया जाता है इसके संबंध में कि ये चार बकरे नाश्ते में, किसमें? नाश्ते में, तथा 2 भैंसें, कितनी? 2 भैंसें, और ऐसा बताया जाता है कि ये 16 हाथ का दुपट्टा, क्या रखते थे? दुपट्टा रखते थे, दुपट्टा, और 35 हाथ का धोती पहनते थे। क्या पहनते थे? धोती पहनते थे। तो और ऐसा बताया जाता है कि 32 मन का ये खड्ग धारण करते थे। खड्ग यानी तलवार। ये भी आप लोगों को थोड़ा समझना है, इसलिए सीवी वैद्य ने इसे चार्ल्स मार्ट कहा है। किसको? ये कहा है बप्पा रावल को। एक बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसे थोड़ा सा आप ध्यान से देख लेना, है ना। इसके बाद देखिए जो बप्पा रावल था, बप्पा रावल के बाद में कौन शासक हुआ है और कौन आएगा अगला शासक, वो आपको थोड़ा समझना है। तो आप लोगों ने देखा होगा नाम अल्लट का। क्या नाम है? अल्लट। दूसरा शासक यानी तीसरा शासक, पहला हमने आपको देखा बताया था गुहिल है, गुहिल के बाद हमने आपको बताया था दूसरा कालभोज, और कालभोज के बाद में अब ये तीसरा शासक है, और तीसरा शासक है इसका नाम है अल्लट। अल्लट। देखिए अल्लट से क्या बनता है वो आपको थोड़ा समझना होगा। देखिए अल्लट को एक उपाधि थी आलू रावल की, आलू रावल। देखिए अल्लट को आलू रावल कहा गया है। अल्लट ने अपनी राजधानी आहड़ को बनाया था। क्या बनाया था? आहड़ को बनाया था। किसको बनाया था? आहड़ को बनाया था। और अल्लट ने अपने समय में नौकरशाही का गठन किया था। क्या किया था? नौकरशाही का गठन किया था। नौकरशाही, इसे फीताशाही भी कहा जाता है, फीताशाही। देखिए साथियों काफी अच्छे प्रश्न यहां से उमड़ कर आ रहे हैं कि अल्लट हैं, अल्लट को आलू रावल की उपाधि से नवाजा गया था, आलू रावल की उपाधि से इसे जाना गया था। आहड़ को इसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। कौन सी? दूसरी, यानी जो मेवाड़ की जो दूसरी राजधानी है वो आहड़ बनाया था इसने। गुहिल वंश की जो दूसरी राजधानी आहड़ बनाया था वो अल्लट ने बनाया था, और नौकरशाही का जो गठन है वो अल्लट ने ही किया था। आप लोग देखेंगे अल्लट ने जो नौकरशाही का गठन किया था, तो इनके समय में एक काम और हुआ है कि नागदा में इनके समय में एक मंदिर बनवाया था। क्या है? नागदा यानी जगत में, क्षमा चाहेंगे, जगत में जगत अंबिका देवी का मंदिर, जगत अंबिका देवी का, जगत अंबिका देवी का मंदिर, जगत अंबिका देवी का मंदिर है। इसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। मेवाड़ का खजुराहो, इसे मेवाड़ का खजुराहो कहा गया है। यानी जगत जो है ये उदयपुर में एक स्थान है। जगत में जो अंबिका देवी का मंदिर है उसका निर्माण अल्लट के समय में करवाया गया था। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न हो सकता है। और अल्लट ने मेरे हिसाब से एक हरिया देवी थी। कौन थी? हरिया देवी। और हरिया देवी से इसने क्या किया था? विवाह किया था। क्या किया था? हरिया देवी ने विवाह किया था। देखिए अल्लट ने क्या किया था? यानी हून राजकुमारी, क्या था? हून राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। यानी हून राजकुमारी हरिया देवी के साथ अल्लट का विवाह हुआ था। और जो हून राजकुमारी हरिया देवी थी, इससे विवाह करने के बाद ये राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह
था। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किस किस का हुआ था राजस्थान में, तो वो अल्लट का हुआ था और हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ हुआ था। तो आप लोग एक बार फिर से देखिए अल्लट के बारे में। अल्लट को आलू रावल के नाम से जाना गया था। आहड़ इनकी दूसरी राजधानी थी। नौकरशाही का गठन किया यानी फीताशाही का गठन किया था। और जगत उदयपुर में अंबिका देवी का जो मंदिर है वो बनवाया था, जिसे क्या कहा जाता है, मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। मैं अगला शासक पेश करूंगा आपको, देखिए। देखिए इसके बाद जो शासक हुआ है उनके बारे में आप थोड़ा समझेंगे। इनके बाद में अल्लट के बाद में जो कोई शासक हुआ है, देखिए एक बार फिर से आपको मैं लिख देता हूं यहाँ पे। पहला है, मैं इधर लिख देता हूं यहाँ पे, देखिए गुहिल नंबर 1 कौन है, गुहिल हुआ है। गुहिल के बाद दूसरा जो इसके बाद में हमने राजेंद्र, क्या नाम है, महेंद्र सेकंड के बारे में डिस्कस किया था। तीसरा हमने आपसे डिस्कस किया था बप्पा रावल के बारे में, बप्पा रावल। चौथा अगर हमने बात किया है आपसे तो वो है अल्लट के बारे में बात किया है। और पांचवा है, उसके बारे में बात करेंगे रण सिंह के बारे में। कौन है, रण सिंह। देखिए जो रण सिंह है, कौन है, रण सिंह। यहां देख लीजिए जो रण सिंह है, रण सिंह के 2 पुत्र थे। एक का नाम था छेम सिंह और एक का नाम था राहब सिंह। क्या नाम था, छेम सिंह था। दूसरे का नाम था राहब सिंह था। देखिए छेम सिंह था वो यही रहा था मेवाड़ में, लेकिन जो राहब सिंह था ये इसने एक गांव बसा लिया था, नाम है सिसोदिया गांव। कौन सा गांव बसा लिया था इसने, सिसोदिया गांव बसा लिया था राहब ने। जबकि छेम सिंह है, इसके 2 पुत्र हैं। छेम सिंह के कितने पुत्र हैं, 2। एक का नाम है सामंत सिंह और एक का नाम है कुमार सिंह। क्या कितने पुत्र थे इसके, 2 पुत्र थे, छेम सिंह और सामंत सिंह। इधर कुमार सिंह था। जो राहब सिंह है ये कहाँ चला गया था, जो रण सिंह था उसके 2 पुत्र थे, एक का नाम छेम सिंह, दूसरे का नाम था राहब सिंह। जो राहब सिंह था ये चला गया था आगे मीन्स ये इसने एक गांव बसा लिया था, नाम है उसका सिसोदिया। कौन सा गांव बसा लिया था, सिसोदिया गांव बसा लिया था। जो छेम सिंह था इसके 2 पुत्र थे, सामंत सिंह और एक का नाम है कुमार सिंह। बताया जाता है कि सामंत सिंह के समय में, यानी जो मालवा है, मालवा में एक राजवंश था, उसका नाम है परमार। मालवा का परमार। मालवा के परमारों ने इस पर आक्रमण किया और चित्तौड़ को अपने अधिग्रहण में ले लिया था। बताया जाता है कि सामंत सिंह तराइन का जो दूसरा युद्ध है 1192 में जो तराइन का दूसरा युद्ध होता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य होता है। इस युद्ध में इसकी क्या हो जाती है साथियों, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद साथियों ये पूरी तरह से स्थान खाली हो जाता है और मालवा के राजा जो परमार शासक थे इनके हाथ ये लग जाता है। आप लोग देखेंगे इसके बाद में एक अगला शासक है जिसका नाम है रतन सिंह। क्या नाम था, जैत्र सिंह। कौन था, जैत्र सिंह। तो जैत्र सिंह के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, उससे पहले आप इसे नोटेड द पॉइंट मिलॉर्ड, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। रण सिंह था, उसके 2 पुत्र हैं छेम सिंह और राहब सिंह। राहब सिंह कहाँ चला गया, छेम सिंह के 2 पुत्र थे वो क्या हो गया था, तो कुमार सिंह इसने एक बार जीतने का प्रयास किया था लेकिन इतना सफल नहीं हो पाया था। इसके बाद में अगला शासक जैत्र सिंह होगा। कौन होगा, जैत्र सिंह। तो आप लोगों ने अभी हम से नाम सुना होगा, तो इसके साथ में हमने 6वां नाम आपको रण सिंह बताया था। रण सिंह के बाद छेम सिंह के बाद में हमने आपको उसका पुत्र बताया था सामंत सिंह के बाद हमने आपको बताया अगला है और 9वां शासक जैत्र सिंह। क्या नाम है, जैत्र सिंह।
देखिए जैत्र सिंह, यहाँ देखिए जो जैत्र सिंह था, जैत्र सिंह, जो जैत्र सिंह शासक हुआ है, ये जो जैत्र सिंह शासक है इसने क्या है, चित्तौड़ को जीता था। किसको जीता था? चित्तौड़गढ़ को जीतकर, चित्तौड़ को जीतकर अपनी राजधानी बनाया था। क्या बनाया था? राजधानी। क्या बनाया था? राजधानी। आप लोग देख रहे हैं कि चित्तौड़ को जैत्र सिंह ने जीता था और अपनी क्या बना लिया था? इसे राजधानी बना लिया था। लिहाजा मैं आपको याद दिला दूं तो जो जैत्र सिंह था यानी दशरथ शर्मा के अनुसार, किसके अनुसार? दशरथ शर्मा के अनुसार, दशरथ शर्मा के अनुसार यानी जैत्र सिंह प्रथम विजेता है। इसका क्या है? प्रथम विजेता। देखिए एक बार आपने देखा होगा कि इसे जीता तो था उसने भी, बप्पा रावल ने मानमोर से जीता था। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दशरथ के अनुसार, दशरथ शर्मा के अनुसार प्रथम विजेता कौन था, तो इसका उत्तर क्या होगा? जैत्र सिंह। क्या होगा? जैत्र सिंह होगा। और जैत्र सिंह के समय में एक बहुत शानदार युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम था भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध था? भूताला का युद्ध था। और ये भूताला का युद्ध हुआ था, कहते हैं कि भूत आया कितने बजे? 12:26 पर, यानी 12:26 पर, यानी भूताला का युद्ध 1226 ईस्वी में हुआ था। और जो 1226 ईस्वी में जो भूताला का युद्ध हुआ था, इस भूताला के युद्ध में कौन हार गया था? आप लोग देख रहे हैं तो इस भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश, कौन था? इल्तुतमिश। जो इल्तुतमिश था, दिल्ली का जो सल्तनत शासक था इल्तुतमिश, उसने आक्रमण किया और इस भूताला के युद्ध में जैत्र सिंह की विजय हुई और इल्तुतमिश की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। और इस पराजय के बाद जैसे पराजय हुई, पराजय से ये भयभीत होकर के ऐसा बताया जाता है कि नागदा में ये क्या कर गए थे? नागदा में आग लगा गए थे। क्या कर गए थे? आग लगा गए थे। लगा गए थे। आप लोग सोच रहे हैं कि नागदा में आग किसने लगाई थी? नागदा में आग किसने लगाई थी? इल्तुतमिश ने लगाई थी भूताला के युद्ध में। तो बताया जाता है कि नागदा में जब आग लगाई थी तो बताया जाता है कि उस समय जो राजधानी थी आहड़ थी, आहड़ तक उस आग की लपटों ने लिया था, कि मतलब उसका प्रभाव आहड़ तक भी गया था आग का, जो आग उस समय लगाई गई थी। तो जो आहड़ था, आहड़ से हटाकर राजधानी उसने कहाँ बनाई थी? अपनी चित्तौड़गढ़ बनाई थी। कहाँ बनाई थी? चित्तौड़गढ़। तो ये आहड़ से के बाद चित्तौड़गढ़ गुहिल वंश की ये तीसरी राजधानी है। 9 बार राजधानियां चेंज होंगी, मैं आपको सारी बताऊंगा, आपको देखते रहना है। ठीक है साथियों, तो ये